स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि शीर्षक आप देख चुके हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना वायरस निबंध के ऊपर। यदि पिछली बोर्ड परीक्षा पर आप ध्यान दें, उसके प्रश्नों पर ध्यान दें, तो आपको पता होगा कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी इस टॉपिक से जो है निबंध आया था। पिछला जो मेरा दहेज प्रथा का निबंध था, उसमें कुछ बच्चे सुनने में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 10 क्लास और 12 क्लास के बीच निबंध में 2 अंक का अंतर है। ठीक है, 10th में निबंध जो पूछा जाएगा वो 10 अंक का पूछा जाएगा और 12th में जो निबंध होगा वो 8 अंक का होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो है इस 2 नंबर के अंतर को ये समझ लिए, ये सुन लिए कि 2 ही नंबर का निबंध पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, निबंध जो है 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है, 2 नंबर का कैसे होगा। ठीक है, तो क्लियर सुन लीजिए एकदम ध्यान से कि 10 में यही निबंध 10 अंक का होता है और 12th में इसी निबंध का केवल 2 अंक कम हो जाता है, 8 अंक। और वो भी तब से कम होना शुरू हो गया है जब से आपका ऑब्जेक्टिव 50% लागू हुआ है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, 12th के बच्चों के लिए 8 अंक, 10th के बच्चों के लिए 10 अंक। लेकिन अंक भले ही 8 और 10 जो भी है, सबसे ज्यादा अंक का यही क्वेश्चन है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन होता नहीं है। और एक बात और, 10th में जो है विकल्प होते हैं 4 में से 1 बनाना है निबंध, और 12th में यही विकल्प 6 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपके पास विकल्प होंगे, 1 बनाइए और बाकी को क्या कीजिए, छोड़िए। जो आपको आसान लगे उसको बनाइए, बाकी को छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, सहपाठियों सबके पास शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, सारी बारीकी आपको समझ में आएगी। एक बार अगर अच्छे से आप सुन भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ आप में जो है क्षमता आ जाएगी लिखने की। मेन लिखने की शैली और लिखने की कला होनी चाहिए। निबंध लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार मैटर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा शीर्षक होगा कोरोना वायरस। ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने। आज अगर सबसे ज़्यादा जिस विषय की चर्चा है, राजनीति की गलियों से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल से लेकर यहाँ तक कि 10 लोग अगर या 2-4 लोग भी बैठ गए या परिवार में भी, सबसे ज़्यादा अगर जिसकी चर्चा है तो किसकी है, कोरोना वायरस की। तो चलिए आज थोड़ा परिचित होते हैं इससे। परिचित तो हैं ही, लगभग सब लोग इसके विषय में जानते हैं, लेकिन हम बताए थे निबंध ऐसी विषय वस्तु है जिसमें किसी भी विषय को विस्तार से समझते हैं, बारी बारी से, बारीकी से उसके एक एक पहलू को क्या करेंगे, समझेंगे, एक एक पहलू को सुनेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा भूमिका। ठीक है, या परिचय भी आप इसको देख सकते हैं, भूमिका। तो इसमें क्या लिखाएगा कि आज वर्तमान समय में केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे अधिक जिसकी चर्चा हो रही है, सबसे अधिक जिस समस्या ने मानव जाति को, समस्त प्राणी जगत को प्रभावित कर रखा है, उस समस्या का नाम है कोरोना वायरस संक्रमण। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो इस समस्या का सामना नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आर्थिक रूप से कमजोर देश हो, आर्थिक रूप से या फिर मजबूत देश हो, कोई भी देश इस संक्रमण की चपेट से स्वयं को बचा नहीं सका है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश, रूस जैसे ताकतवर देश, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान जैसा विकसित देश और व्यापार के मामले में चीन जैसा विकसित देश भी इस संक्रमण को अपने देश में फैलने से रोक नहीं सका है। और सच पूछिए तो कोरोना वायरस वर्तमान समय में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इतना ज़्यादा इसकी चर्चा हर तरफ, चारों तरफ हो रही है कि कोरोना वायरस के विषय में न जानने का या कोरोना वायरस के विषय में न जानकारी रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, यानी वर्तमान की सबसे अधिक यदि कोई ज्वलंत समस्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली अगर कोई समस्या है तो पूरे विश्व में इस समस्या का नाम है कोरोना वायरस का संक्रमण। ठीक है, विश्व के सभी महादेशों में, लगभग विश्व के सभी देशों में ये वायरस प्रसारित हो चुका है और
देखने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष सन 2020 में जो है इसका पहला लहर चला था, ठीक है, पहली बार ये हुआ था और उसके कुछ महीनों बाद इस पर थोड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन जैसे ही सन 2021 आया, 2021 आते ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हुई और ये लहर पहली से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो ये मान लिया था कि 2020 के साथ साथ कोरोना वायरस भी चला गया, लेकिन 2021 में जो है नए तरह से ये दस्तक लिया है, नए नए इसके वेरिएंट्स आ गए हैं, नए नए इसके प्रकार आ गए हैं, लक्षणों इत्यादि में बहुत ज़्यादा इसका क्या आ गया है, बदलाव आ गया है, ठीक है। इतना यदि आप लिख देते हैं, ठीक है, किसमें, भूमिका में, तो समझिए एक कॉलम आपका कंप्लीट। चलिए, जो बच्चे मान लिया दोबारा सुनने की इच्छा रखते हैं, अपना पॉज करके या पीछे करके फिर से उसको सुन लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरे कॉलम की ओर चलते हैं। दूसरा कॉलम है कोरोना का अर्थ। कोरोना या फिर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कोविड-19। इसका अर्थ थोड़ा समझते हैं, कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ही क्यों कहते हैं, ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। तो कोरोना वायरस का अंग्रेजी नाम है कोविड-19 और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी जो परिभाषा दी है उसके अनुसार CO का अर्थ है कोरोना, CO का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस, ध्यान से सुनिएगा इसको, CO का अर्थ कोरोना, VI का अर्थ है वायरस और D का अर्थ है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और ये जो 19 है वो इस बात का प्रतीक है कि इसका सर्वप्रथम खोज, इसका सर्वप्रथम प्रकोप सन 2019 में हुआ। कोरोना वायरस का सर्वप्रथम संक्रमण, सर्वप्रथम प्रकोप सन 2019 में हुआ, ठीक है, इसलिए इसके लास्ट में क्या लगा है, 19। तो मतलब समझ गए, कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो इसका अर्थ वाला जो कॉलम है उसमें क्या लिखाएगा, इस कॉलम में लिखाएगा कि कोरोना वायरस का मूल नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड, आप इसको अगर हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका नाम कोविड-19 यानी 19 है, जिसमें कोवी यानी CO, इसमें केवल को की बात करें, को का अर्थ है कोरोना, V का अर्थ है वायरस और D जो है, जो D है ऊपर, उसका अर्थ है डिजीज यानी बीमारी, और 19 इसलिए क्योंकि ये सन 2019 में सर्वप्रथम प्रकाश में आया, ठीक है। यह है परिभाषा किसकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, ठीक है, समझ गए, ये थी इसकी परिभाषा, इसका अर्थ। अगला है कारण। दुनिया में कुछ भी होता है तो इसके पीछे कारण होता है, ठीक है। दहेज प्रथा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी इसकी चर्चा किए थे कि आखिर दहेज प्रथा जो हो रही है उसका कारण क्या है। तो इसमें भी हम अगला टॉपिक देखेंगे, कारण। तो कारणों का जहां तक सवाल है तो वैज्ञानिकों के अनुसार या बुद्धिजीवियों के अनुसार अलग अलग लोगों ने जो है इसके अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम इस वायरस का जो शुरुआत है वो चीन के वुहान शहर के एक लैब से हुआ, ऐसी मान्यता है। इसके विषय में मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है और आज तक दुनिया इसके पीछे परेशान है खोजने के लिए कि आखिर इसका संक्रमण कहां से हुआ। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि कोरोना वायरस का सर्वप्रथम संक्रमण जो है चीन के वुहान शहर के एक लैब से हुआ, और ऐसी मान्यता है कि वहां कुछ वैज्ञानिकों ने जो है प्रयोग के तौर पर इस तरह के खतरनाक वायरसेस को किसी ट्यूब में बंद कर रखा था और किसी कारणवश ट्यूब की नली जो है फट गई, और ट्यूब की नली फट जाने के कारण ये वायरस जो है हवा में फैल गया। सबसे पहले तो वहाँ के लोग संक्रमित हुए, उसके आसपास के लोग संक्रमित हुए, और धीरे धीरे
धीरे धीरे इस वायरस का संक्रमण और भी तेजी से फैल गया। ठीक है, ये पहली मान्यता। लेकिन एक दूसरी मान्यता बताती है कि दूसरी मान्यता के अनुसार वहां भी, वो भी चीन पर ही आधारित है। ये एक कॉलम जो है हम न्यूज़पेपर में पढ़े थे, उसके अनुसार, अब शायद न्यूयॉर्क टाइम्स था या कुछ ऐसा ही था, वो ध्यान नहीं है कौन सा पेपर में पढ़े, लेकिन देखे थे हम। उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, सर्वप्रथम एक चीनी, वुहान प्रांत की एक चीनी जो है मछुआरन को सबसे पहले हुआ, उसके बाद उसी से लोगों में फैला, और फिर अंत में उसका विवरण हम देखें कि वो मछुआरन संक्रमित थी तो मुक्त भी हो गई संक्रमण से, लेकिन बाद में संक्रमण फैलता चला गया। ठीक है, लेकिन आज तक चीन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो हैं इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं। और अंत तक, आज तक अगर हम बात करें, आज तक की अगर हम बात करें, जिस दिन ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो उस दिन तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि क्या ये जो वैज्ञानिकों का मत है ये सही है या गलत है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि चीन इसको मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया जो है इस बात पर दबाव भले ही बना रही है, लेकिन चीन इस बात को मानने के तैयार नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, ये तो एक कुछ वैज्ञानिकों का विवरण है, दूसरे वैज्ञानिकों का सुनिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, हो ना हो किसी जानवर से आया है, या हो सकता है चमगादड़ से आया हो, क्योंकि चीन में जो है चमगादड़ों का सूप पीने की परंपरा है। वहाँ लोग जो है कीड़े मकोड़े सब कुछ खा जाते हैं। यहाँ तक कि एक रेस्टोरेंट का हम सीन देख रहे थे न्यूज़पेपर में ही, जहाँ दो मगरमच्छ जो है एक रेस्टोरेंट के आसपास टहल रहे थे, और नीचे फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि रेस्टोरेंट में इनका ही मांस जो है, इनका ही गोश्त परोसने की तैयारी की जा रही है। जो मगरमच्छ टहल रहे थे ना होटल से बाहर, उनका ही गोश्त कुछ ही घंटों में जो है बनेगा, और वहाँ आने वाले जो लोग हैं खाएंगे उसको। समझ रहे हैं? पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए उम्मीद है कि किसी न किसी, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि किसी न किसी पशु या पक्षी के शरीर से इस वायरस को जो है, इस वायरस का जो स्थानांतरण है मनुष्य में हुआ, और धीरे धीरे ये सब में क्या होता चला गया, फैलता गया। और इसका भी जन्मदाता या इसका भी कारण किसको माना गया? चीन को माना गया। लेकिन चीन आज तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और सही बात है, अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मान्यताएं अलग अलग है, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन आज तक किसी भी पुख्ता सबूत न मिलने के कारण ये बात कहना गलत है कि कंफर्म क्या है। लेकिन हम लोग इसमें लिखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इसकी शुरुआत या इसका कारण चीन है। चीन के वुहान प्रांत के एक लैब से इस वायरस का संक्रमण फैला, धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया। और कुछ वैज्ञानिकों का मत है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीव जंतुओं में से इस वायरस का संक्रमण मनुष्यों में हुआ, और इसका भी जड़ किसको माना गया? चीन को ही माना गया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक कन्फर्म नहीं कर सके, कोई वैज्ञानिक जो है आखिरी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके कि आखिर इस संक्रमण का जो शुरुआत है कहाँ से हुआ, कहाँ से कहाँ फैला। आज तक इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं, आज तक इस पर प्रयोग जारी है। ठीक है, 3 कॉलम हो गए। अब देखते हैं दुष्परिणाम। ठीक है, इसका दुष्परिणाम क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, लगातार फैलने वाला संक्रमण है। ये ऐसी बीमारी नहीं जो किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो उसी में रहेगी। ये छींकने से, खांसने से, लार से, थूक से इत्यादि से क्या होती है? फैलती है, जिसके कारण इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके यह पूरी दुनिया में फैलती चली गई, और इसके संक्रमण के बढ़ने के कारण कई देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी पूर्ण तालाबंदी, जिसको संपूर्ण लॉकडाउन कहते हैं, पूर्ण तालाबंदी करनी पड़ी। और पूर्ण तालाबंदी करने के कारण स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हुई कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में केवल और केवल नकारात्मक ही प्रभाव पड़ा।
धीरे धीरे एक एक पहलू को हम लोग छूते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि सारे स्कूल, कॉलेज या जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद करना पड़ा, और बंद किए जाने के कारण हजारों, लाखों, करोड़ों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अंधकार में डूब गया। बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए। स्थिति ये बनी कि कई बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मान लिया शहरी क्षेत्रों में जहां जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन्य प्रकार की जो तकनीकी सुविधाएं हैं वे मुहैया हैं, इंटरनेट है, तो वो बच्चे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के माध्यम से जो है पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए उन दूर दराज के इलाकों के बच्चे की, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की तो बात दूर कीजिए, 2G कनेक्शन भी बढ़िया से जो फ़ोन है बात करने वाला वो भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में दूर दराज के इलाकों के बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके माता पिता के पास चूंकि रोजगार छिन गया है, मेहनत मजदूरी करके वो अपना घर पालते थे, तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अपना पेट पालने का तो समस्या उत्पन्न हो गया है रोजगार छिन जाने के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में 10,000 15,000 का वो अलग से स्मार्टफोन खरीद कर फिर उसमें अलग से रिचार्ज डलवा के कहाँ से दे सकते हैं बच्चों को। तो ऐसी परिस्थिति में दो तरह के बच्चे एकदम प्रभावित हुए। एक तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे, ठीक है, दूसरा वैसे बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, चाहे शहर में रह रहे हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, जिनके माता पिता जो है 2 वक्त का रोटी तक जुटाने में असमर्थ हैं, वो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्मार्टफोन और महंगे महंगे रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे। तो ऐसे बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है, और आज तक प्रभावित है। चलिए, ये तो हुआ शिक्षा की बात। अब बात करते हैं उद्योग की। उद्योग जगत की हम बात करें तो जो भी निजी फैक्ट्रियां हैं, निजी उद्योग हैं, उन पे भी तालाबंदी पड़ी हुई है। जो भी मजदूर उसमें काम करते हैं उनकी मजदूरी छिन गई। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग भारत में जो है प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में काम करने वाले 30 से 40% मजदूरों की जो है छटनी कर दी गई। 30 से 40% मजदूरों की छटनी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। 100 में 30 मजदूरों को जो है कंपनी छोड़ दी। छोड़ क्यों दी? क्योंकि उनका उत्पादन घट गया, उनका वितरण घट गया, उनकी बिक्री घट गई। तो उतने सारे मजदूरों को वो रोजगार देंगे तो फिर घाटा होगा। इस चलते जो मजदूर, उनको लगा कि भाई ये इनके बिना हमारा काम चल सकता है, उनकी छटनी कर दी गई। लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए। कई ऐसी कंपनियां जो शुरू ही हुई थी, करोड़ रुपए लगाकर उसने अपना व्यापार करना या उत्पादन करना शुरू ही किया था, ऐसी कंपनियां जो हैं चलने से पहले ही बंद हो गई, उन पर ताला बंद हो गया और करोड़ों लाखों रुपए का जो है उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। कई ऐसी कंपनियां छोटी मोटी जो शुरू ही हुई थी और कोरोना काल के दौरान जो है बंद हो गई। ठीक है, ये तो उद्योग था। अब व्यापार की बात करते हैं। अगर हम व्यापार के क्षेत्र में चले तो आपको पता होगा लॉकडाउन के चलते, या जिसको तालाबंदी कहते हैं, तालाबंदी के चलते केवल ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुल रही हैं, अन्य दुकानों पर तालाबंदी लगी हुई है, जिसके कारण व्यापारियों का व्यापार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वस्तुएं बिक नहीं पा रही हैं, आवक नहीं हो पा रही हैं। और जब वस्तुएं बिक नहीं रही हैं तो उत्पादन कहाँ से होगा? तो उत्पादन क्षेत्र में लगे हुए जो मजदूर हैं वो फिर बेरोजगार हो गए। तो एक तरह से हर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? नकारात्मक। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ था। ठीक है, अगर अमेरिका, रूस, जापान या अन्य देशों से तुलना करें भारत की, तो भारत जो है अन्य देशों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। और जब से कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है और इसके भय के कारण कई निजी अस्पताल जो है छोटे मोटे रोगी, सर्दी, खांसी, बुखार या नॉर्मल जो कुछ भी बीमारियां होती हैं, उसके रोगियों को देखने से भी क्या हो रहे हैं? हिचक रहे हैं, देखने से घबरा रहे हैं।
और यही कारण है कि कई निजी अस्पताल जो है ठप पड़े हैं। ऐसे में सारा दबाव जो है चला आया है सरकारी अस्पतालों पर, और सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति रहती है ये आप सबको पता है, ठीक है। और सरकारी अस्पतालों की भी अगर हम बात करें तो जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, मान लिया अगर कोरोना संक्रमित नहीं भी हैं, तो सबसे पहले तो गंभीर से गंभीर मरीज का बिना टेस्ट कोरोना करवाए हुए इलाज ही नहीं शुरू होता। कई बार तो ऐसा होता है कि इलाज के अभाव में मरीज जो है तड़प तड़प के मर जाता है, नहीं संक्रमित है फिर भी। और जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है उसके साथ क्या होता है, डॉक्टर, नर्स, यहाँ तक कि वार्ड बॉय, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार जो है उसके पास जाने से हिचकिचाते हैं, उसके पास जाने से डरते हैं। और ऐसी भयावह स्थिति में जो है हॉस्पिटल्स, सरकारी तो मान लिया चल भी रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं वो मरीजों को भर्ती लेने से क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। और इस बार जो दूसरी लहर हुई है, दूसरी लहर में कंडीशन और ज़्यादा खराब है, ठीक है। दूसरी लहर में कंडीशन और ज़्यादा खराब है, स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी हुई है। इसमें ऑक्सीजन की बहुत समस्या आ रही है। बहुत सारे मरीज जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें सांस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और सांस में दिक्कतों का उपाय के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ज़रूरत पड़ रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी ज़्यादा मांग हो रही है कि इसकी भी कालाबाजारी चल रही है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो है दुष्परिणाम थोड़ा लंबा है, इसलिए आप हिचकिचाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए। सांसों में दिक्कत आ रही है, सांसों में दिक्कत आने के कारण जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ज़रूरत पड़ रहा है। और आपको पता होगा न्यूज़पेपर्स में प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कारोबार में जो है कालाबाजारी चल रही है, मुँह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति संक्रमित है या जिसका परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है, उसके सामने तो जो है ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई है कि वो घर बार बेच के भी अपने मरीज का इलाज करके उसका प्राण बचाना चाह रहा है, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी इलाज ढंग से हो पा नहीं रहा है। यानी पूरी व्यवस्था, कृषि से लेके, वाणिज्य से लेके, व्यापार से लेके, अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कि अर्थशास्त्रियों का ये अनुमान है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 10 से 15 साल या कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान से 20 साल पीछे चली गई है। इतना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, कि अर्थव्यवस्था लगभग 20 साल पीछे चली गई है। और अगले कई साल लग जाएंगे इस अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करने में, इस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में, ठीक है। ये था आपका दुष्परिणाम, ये पॉइंट भी क्लियर। और आपको पहले ही बताए थे जिन बच्चों को इसका नोट्स प्राप्त करना है, आप शशि सर ऑफिशियल 12th आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारिएगा, ये एक पब्लिक चैनल है, आराम से सर्च में आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। इससे पहले वाला जो दहेज प्रथा था उसका भी PDF उसमें उपलब्ध है, ठीक है। कुछ इंटर के ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स भी उसमें आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 10th के लिए भी, 10th का भी आपको PDF वहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दुष्परिणाम के बाद बचाव के उपाय, ठीक है। एक पुरानी कहावत थी कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। दुनिया में किसी भी बीमारी का इलाज से बेहतर क्या है, बचाव है। और ये बात जो है सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमण पर जो है लागू होती है। क्यों? क्योंकि बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। उपाय इसलिए है क्योंकि आज तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी, और वैक्सीन जो बनी है उसमें भी कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनका जो है पॉजिटिविटी रेट, कहने का मतलब सफलता का जो प्रतिशत है 80 से 90% है। 100% गारंटी नहीं देती वैक्सीन। और खास करके वैक्सीन अगर लगता भी है तो वो संक्रमित होने के बाद लक्षण को कम करेगा, मौत के जोखिम को कम करेगा, संक्रमण से बचाएगा नहीं। ऐसा हम नहीं कहते, आप जाके पढ़ सकते हैं। कोई भी वैक्सीन संक्रमित नहीं होने की गारंटी नहीं देती। अगर आप वैक्सीनेशन करवा भी चुके हैं, वैक्सीन लगवा भी चुके हैं, तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। बस अंतर यही है कि आप पर
उस संक्रमण का नुकसान कम होगा, ठीक है, मरने के चांसेस जो है आपके कम हो जाएंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको संक्रमण नहीं होगा। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बचाव। तो बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बचाव के लिए कई प्रचलित नियम हैं। बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सामाजिक दूरी बनाकर रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखने का मतलब है न किसी से मिलना, न किसी से जुलना, यहाँ तक कि दोस्त रिश्तेदारों से भी दूरी बनाकर रखना, ठीक है। और एक संदेश आप लोग सुन भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। 2 गज दूरी बनाकर रखिए लोगों से, हमेशा मास्क पहनिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में रहिए, बाज़ारों में या किसी भीड़ भाड़ वाले जगह जाने से बचिए। और अगर बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगाकर जाएं और समय समय पर अपने हाथों को क्या करें? सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर से धोते रहें। साफ पानी या साबुन से भी धो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइजर से ही, साबुन से भी धो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक पदार्थ खाएं, जैसे विटामिन सी युक्त पीले फल, खट्टे फल, हरी सब्जियां आप खा सकते हैं। इससे आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगा। और एक बात और देखिएगा, भारत नहीं विश्व में जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित होने के बाद ठीक हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर वो लोग ठीक हो रहे हैं जिनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत है। मरने वालों की संख्या में अधिकतर वे लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? कम है। इसीलिए यथासंभव आप कोरोना के नियमों का पालन करें, जहां भी जाएं मास्क लगा के जाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं, दिन में कई बार अपने हाथों को साफ पानी से धोएं, ठीक है, साबुन से धोएं, सैनिटाइजर से धोएं। इसके अलावा और बताएं ही पोषक पदार्थ खाइए, विटामिन सी से युक्त गोलियां भी आप ले सकते हैं, लेकिन गोलियों से ज़्यादा बेहतर है फल फूल जिसमें विटामिन सी उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे पीले फल, जितने भी पीले फल है या खट्टे फल हैं, आप नारियल का पानी ही पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, संतरा इत्यादि खा सकते हैं। जो भी खट्टे फल हैं, पीले फल है, उसमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इन सब का उपाय करके जो है आप कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। और अभी के लिए सबसे ज़्यादा इसका सटीक अगर कोई उपाय है तो वो केवल बचाव ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कॉलम कंप्लीट। लास्ट में आता है निष्कर्ष। इस कोरोना वायरस भीषिका से, कोरोना वायरस के संकट से यही निष्कर्ष निकलता है कि मानव जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो निश्चित तौर पर प्रकृति जो है अपना भयावह रूप दिखाएगी। और हर बार प्रकृति ये साबित करके दिखाएगी कि तुमसे ज़्यादा हम बलवान हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आने वाले भविष्य में इस तरह के संकट से, इस प्रकार के संक्रमण से या इस प्रकार के प्राकृतिक घटना से अगर लोग बचना चाहते हैं या हम बचना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर दें। पशु पक्षी इत्यादि का जो हम भक्षण करते हैं, जो वास्तव में हमारे योग्य नहीं है, जिनका हम भक्षण करते हैं, ठीक है, उनका भक्षण छोड़ दें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आप शरीर की बनावट को देखें तो आप पाइएगा कि मांसाहार के लिए ना तो हमारा दांत उचित है और ना ही हमारा आंत उचित है, ठीक है। मांसाहारी जीव जंतुओं का जो दांत होता है उसका बनावट अलग होता है और शाकाहारी जंतुओं का जो दांत होता है उसका बनावट अलग होता है। तो इस हिसाब से हमारे दांतों का बनावट शाकाहारी की तरह है, हमारा दांत जो है गाय भैंसों की तरह है। आंत की बात करें तो मांसाहारी जीव जंतुओं के पास छोटी आंत का आकार छोटा होता है, क्योंकि उन लोगों को केवल जो है प्रोटीन का पाचन करना होता है, मांस का पाचन करना होता है। लेकिन शाकाहारी जीव जंतु जो है बहुत कुछ खाते हैं और अलग अलग चीज़ों को तोड़ने के लिए इनके आंत की लंबाई अधिक होती है। तो इस हिसाब से हम पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? स्वाद के चक्कर में जीव हत्याएं कर रहा है, अलग अलग जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाकर खा रहा है। तो इस चक्कर में इस तरह की समस्याएं आ रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये कोरोना वायरस का संक्रमण जो है हमें ये शिक्षा दे गया कि मानव कितना भी खुद को बलवान क्यों न समझे, प्रकृति से बलवान
इस संसार में कोई नहीं है, प्रकृति से बलवान आज तक कोई नहीं हो सका। इसीलिए मनुष्य लाख हाथ पैर मार ले, लाख जोर लगा ले, वो प्रकृति से आगे नहीं निकल सकता। अगर इस दुनिया में मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाए रखना है, इस संसार में मनुष्य को अपना अस्तित्व और जीवन दोनों को बचाए रखना है, तो निश्चित तौर पर उसे पृथ्वी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। सभी जीव जंतुओं को बराबर समझना होगा। दूसरों का भक्षण करके, दूसरों को अपना भोज्य बनाकर वो कभी भी सुख चैन से नहीं जी सकता, कभी भी सुख चैन से नहीं रख सकता। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को जो है अपने आदर्शों पर चलना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहना चाहिए, पशुता का गुण उसे क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ये था कोरोना वायरस। ठीक है, नोट्स प्राप्त करने के लिए हम पहले बता चुके हैं, शशि सर ऑफिशियल 12th टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, मिल जाएगा आपको, उसमें आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। और जिन्होंने दहेज प्रथा नहीं देखा है, जाइए चैनल पर और जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह के और भी रोचक, जानकारी भरे और बहुमूल्य अंकों के निबंध और विषय वस्तु आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, और लगातार बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।